और सॉल्ट बनाने की एक निंजा टेक्निक है कि आपको जो मेटल कार्बोनेट है उसका मेटल लेना है और जो आपके नॉन हाइड्रोजन वाला पार्ट होता है एसिड का वो लेना है। वो रिड्यूस हो जाता है सोडियम से और आपके क्या सोडियम ऑक्साइड और यहाँ पे जो है कैल्शियम बनता है। असर्शन के नाम पे दिया हुआ है फॉलोइंग इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। का आंसर यही हो गया सी, यानी कि केमिकल कंपोजिशन रिएक्टेंट का रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम रहेगा। गलत बात है, इनकरेक्ट है। स्वागत है आपका डीसीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां पढ़ाने के नाम पे सिर्फ पढ़ाया जाता है। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जो पूरी तरह से मिड टर्म के प्रिपरेशन के लिए होगी। यकीन मानिए अगर आप इस पूरी सीरीज को फॉलो करते हैं तो आप अपने अपकमिंग मिड टर्म एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हमने सारे क्वेश्चंस जो लेके आए हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस किसी ना किसी ईयर में मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम कैसे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो हमने पूरी तरीके से जो अभी लेटेस्ट पैटर्न आया है एग्जाम का उसको फॉलो करते हुए क्वेश्चंस रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे कि एमसीक्यूज, यानी ये जो एमसीक्यूज लिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर में जो देखे गए हैं एमसीक्यू रिपीट हुए हैं उन्हीं को लिए गए हैं। वहीं पे असर्शन रीजन जो पिछले कुछ ईयर्स में देखा गया है कि पेपर में होता ही है। वहीं पे केस स्टडी की बात करते हैं, ये भी पिछले कुछ सालों में लेटेस्ट एडिशन में देखा गया है। और लास्ट हमने कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लिए जो 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर में जो है आए हुए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये जो सीरीज है इसमें हम एक वीडियो में एक चैप्टर कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 10th साइंस का चैप्टर 1 जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है, केमिस्ट्री का चैप्टर, इसको कवर करेंगे। ऐसे ही जो अपकमिंग वीडियोस होगी उसमें हम आगे एक एक चैप्टर एक टाइम पे लेंगे और उसको कवर करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहना। आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे जो जिसकी प्रोबेबिलिटी मिड टर्म में आने की बहुत ज्यादा है। तो आइए अब डायरेक्ट जंप करते हैं क्वेश्चंस पे। स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज से। तो पहला एमसीक्यू क्या कहता है देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज a decomposition reaction. The mass ratio mH यानी mass of hydrogen, MO यानी mass of oxygen of hydrogen and oxygen gas liberated at electrode during electrolysis of water is, यानी कि कहा गया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जब वाटर का होता है तो मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का क्या रेशियो होता है। तो अगर मैं बात करूं रिएक्शन की, तो रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि H2O और इससे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं यानी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो H2 और O2 में ये स्प्लिट हो जाता है या डिकम्पोज हो जाता है। अब बात करते हैं इनके मासेस की। अगर हम H2O को देखें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का क्योंकि 2 एटम है तो इसका मास हो जाएगा 2U। वहीं पे ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसका मास हो जाएगा 16U, क्योंकि ऑक्सीजन का मास होता है 16 और हाइड्रोजन का मास होता है 1। क्योंकि 2 एटम हैं तो 1 × 2 2U और ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है, इसलिए 16। अगर इसका रेशियो देखें तो 1 और नीचे आ गया 8। तो आपका जो आंसर है वो है D, 1:8। तो वहीं बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो कहा गया है कि 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम कुछ पीसेस जो है जिंक ऐड करेंगे और फिर टेस्ट ट्यूब को गर्म करेंगे तो रिएक्शन दैट अकर्स, जो रिएक्शन होगी उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो इनमें से कौन से तरीके से हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं और वो बैलेंस भी होना चाहिए। और एक चीज और नोटिस करना कि इसमें 2024 लिखा है, ये बता रहा है कि कौन से बोर्ड एग्जाम में आया था। तो 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया था। वहीं पे ऊपर वाले में आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में 2025 लिखा है, यानी इसी साल के जो मार्च में एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन देखा गया था। तो यानी से आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। आइए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के जिंक के साथ रिएक्शन की बात हो रही है, तो यानी हम ऐसे देख सकते हैं NaOH जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, Zn के साथ। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बेस की रिएक्शन हो रही है मेटल के साथ। तो जब भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है और यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो सोडियम जिंकेट बनेगा, जो कि होगा Na2ZnO
O2, इसे कहेंगे सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट बनेगा और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। यानी जब भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है जो यहाँ पे सोडियम जिंकेट होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है। अब पूछा गया बैलेंस, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 सोडियम के आइटम है, तो यहाँ पे आपके 2 करने के लिए 2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 2। और आप देखेंगे कि इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। देखो 2 सोडियम के आइटम, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन और 1 जिंक। 2 सोडियम के आइटम, 2 ऑक्सीजन के आइटम, 2 हाइड्रोजन के आइटम और 1 जिंक का आइटम, यानी ऑलरेडी बैलेंस हो गया। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी हमारा जो है वो आंसर है। आइए अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। यानी 2024 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था बोर्ड में और इसमें कहा गया है कि ऐसा कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो लाइट के प्रेजेंस में होता है। और लाइट के प्रेजेंस में होने वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा होगा। तो अगर आप ध्यान दें सी ऑप्शन, यानी सिल्वर ब्रोमाइड का सनलाइट के प्रेजेंस में स्प्लिट होता है सिल्वर और ब्रोमीन में। तो ये रिएक्शन कैसे होगी? AgBr सनलाइट के प्रेजेंस में जो है Ag प्लस Br2 में स्प्लिट होता है। तो आइए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। मैग्नीज ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीज क्लोराइड वाटर और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसमें बोला गया है द रिएक्शन गिवन अबव इज ए रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन दिस केस, यानी ऊपर जो रिएक्शन दी गई है वो रिडॉक्स रिएक्शन है और पूछा गया क्यों रिडॉक्स रिएक्शन है। तो आपको पता होना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, यानी साथ में होता है। तो अगर इस इक्वेशन को देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैग्नीज ऑक्साइड के पास जो है ऑक्सीजन है और वहीं पे जब प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं मैग्नीज के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो यानी ऑक्सीजन रिमूव होता है तो वो होता है रिडक्शन। और वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑक्सीजन नहीं था और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया और वाटर बन गया। तो यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हुआ है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं मैग्नीज ऑक्साइड रिड्यूस हुआ और वहीं पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्सीडाइज हुआ। इस वजह से रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में, तो ये डी ऑप्शन देखिए, मैग्नीज ऑक्साइड रिड्यूस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज। तो यही रीजन है जिस वजह से ऊपर दिया हुआ रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। आइए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें। सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। द बैलेंस इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन इज, यानी कि सोडियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसके लिए बैलेंस इक्वेशन कौन सी होगी? इन चारों ऑप्शन में से। तो आपकी रिएक्शन क्या है? जब भी सोडियम जैसा रिएक्टिव मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और क्योंकि यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। इसी हीट की वजह से इस हाइड्रोजन में आग भी लग जाता है और आप देखते होंगे तरह तरह के वीडियो, इवन हमने भी शॉर्ट बनाई हुई है कि जब भी सोडियम को पानी में डालते हैं तो एक धमाका होता है, आग लगती है। अब कहा गया इसका बैलेंस इक्वेशन बताओ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन अगर आप देखें तो आपको 3 दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास 4 जो है हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए और 1 सोडियम है। वहीं पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितना है? 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे भी मैं 2 लगा दूं तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और 2 4 हाइड्रोजन और वहीं पे 2 सोडियम, यहाँ पे 1 ही सोडियम दिख रहा है तो यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए। अब नोटिस कीजिए इक्वेशन बैलेंस हो गई है, यानी 2 सोडियम 2 सोडियम, वहीं पे 4 हाइड्रोजन, देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और वहीं पे 2 ऑक्सीजन
यहाँ पे भी आपके पास 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से कह सकते हैं इक्वेशन बैलेंस है। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है सोडियम वाटर में 2 लगा हुआ है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी 2 लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन की तरफ जाऊं, बी की तरफ, किसकी तरफ जाऊं, बी की तरफ, तो आप नोटिस करेंगे कि 2 2 2 तीनों में लगा हुआ दिख रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी है। अब कई बच्चे कंफ्यूज होके आपके क्या करते हैं, बिना बैलेंस किए हुए कोई भी ऑप्शन लगा देते हैं। नहीं, पहले बैलेंस करके देखना और फिर देखो ऑप्शन में किस ऑप्शन में वो आ रहा है। आइए बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ लॉ इज इनकरेक्ट। यानी कि जरूरी है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई किया जा सके। आइए बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन में, यानी कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम रहता है। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपके लॉ के बारे में इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो, द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। ये बिल्कुल सही है क्योंकि पहले और बाद में मास सेम रहता है। वहीं पे बी की बात करें, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। जब हम बैलेंस कर देते हैं तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद टोटल नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो सेम ही रहते हैं, ये भी सही है। वहीं पे द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। यानी केमिकल कंपोजिशन रिएक्टेंट की क्या रहती है आपके बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन सेम रहती है। ये गलत बात है। आप ऐसे समझिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बनाता है न्यू कंपोजिशन वाला, और इसमें कह रहे हैं कंपोजिशन सेम रहता है। तो आपका आंसर यही हो गया सी, यानी कि केमिकल कंपोजिशन रिएक्टेंट का रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम रहेगा। गलत बात है, इनकरेक्ट है। वहीं पे डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। और ये तो मैंने बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही स्टेट करता है। तो आइए बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज्ड। यानी नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कहा गया है कि किस में जो इनिशियल सब्सटेंस की आइडेंटिटी है वो अनचेंज रहेगी। और आपको पता है इनिशियल जो सब्सटेंस होता है उसकी आइडेंटिटी अनचेंज रहती है फिजिकल प्रोसेसेस में या फिजिकल चेंज में। अगर मैं बात करूं इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है तो देखते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी मिल्क से कर्ड बनना। आपको पता है न्यू सब्सटेंस बन जाता है, न्यू कंपोजिशन आ जाता है, तो केमिकल चेंज है। तो ये बेसिकली हो नहीं सकता क्योंकि केमिकल चेंज है। वही फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टल का बनना क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। फॉर एग्जांपल सॉल्ट के क्रिस्टल बनना, शुगर के क्रिस्टल बनना, तो इसमें कंपोजिशन चेंज नहीं होती। ये हमारा फिजिकल चेंज है और मोस्ट प्रोबेबली यही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर होगा बी, इसमें इनिशियल सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। वहीं पे अगर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स की बात करें तो हमें पता है एथेनॉल नाम की सब्सटेंस बन जाता है या एथेनॉल नाम का केमिकल बनता है, जिससे कंपोजिशन चेंज हो जाती है और ये केमिकल चेंज है। वहीं पर डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें तो ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स फूड का इनटू सिंपलर वन, इसमें भी कंपोजिशन चेंज हो जाता है, तो ये भी केमिकल चेंज है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था, सब्सटेंस की जो इनिशियल आइडेंटिटी थी वो नहीं लॉस्ट होती, किस में, तो फिजिकल चेंज में ही हो पाता है। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज का एक एग्जांपल था फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हमारा आंसर हो गया बी। आइए 8th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस, यानी कि इन प्रोसेस को आपको कंसीडर करना है। क्या? डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट करना। और डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ड्रॉप करके एसिड और बेस को वाटर में जो है मिक्स करना, ठीक। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होता है, और जैसे जो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगा उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। वहीं पे सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस का मतलब क्या होगा कि सॉलिड CO2 का जो है सिंपली क्या होना, आपके गैसियस CO2 बनना, गैसियस CO2 बनना, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनने की प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है।
और इसमें आपको पता होना चाहिए कि जब इनको हीट मिलती है, जब इनको हीट मिलती है तब ये आपके जो है गैसेस स्टेट में आते हैं। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। क्या हो गया? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। एंडोथर्मिक किसे कहेंगे? जिसमें हीट देना पड़ता है या जो हीट एब्जॉर्ब करता है। तो सॉलिड CO2 हीट एब्जॉर्ब करके गैसेस CO2 बनता है। वहीं पे कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, यानी कि वाटर वेपर का कंडेंस होना। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा H2O है गैसियस, उसका जो है H2O यानी कि लिक्विड स्टेट में बनना, यानी गैस से लिक्विड बनना, ये कंडेंसेशन होता है। और इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? हीट प्रोड्यूस। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया या एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक। ठीक। वहीं पे अगर बात करें डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अब डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर का मतलब क्या होता है कि NH4Cl का पानी में जाते ही NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में स्प्लिट हो जाना, इसे डिसोल्यूशन कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो इसमें हीट जो है ये एब्जॉर्ब करता है। तो ये भी क्या हो गया? आपके एंडोथर्मिक हो गया। क्या हो गया? एंडोथर्मिक। अब इसमें पूछा गया है क्या कि द एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इज और आर, यानी इन चारों में से एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सी थी? तो आपको साफ साफ दिख रहा है सेकेंड और फोर्थ। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये है। तो डी, सेकेंड एंड फोर्थ। और ये क्वेश्चन 2021-2022 में रिपीट होता हुआ दिखाई दिया था। आइए 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। When aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed, an insoluble substance separate out. The chemical equation for the reaction involved is, यानी जब भी पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया जाता है लेड नाइट्रेट में तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट होता है। और ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है ना, इसे प्रिसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेट। यानी आपको छोटे छोटे ग्रेन्स दिखते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते, तो प्रिसिपिटेट बनता है। और इसकी रिएक्शन कौन सी होगी? आइए रिएक्शन करके देखते हैं। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है? Ki। वहीं पे लेड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3 का ट्वाइस। ठीक है, लेड नाइट्रेट होता है। और ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। तो हमारे पास जो लेड है इसके पास आयोडाइड आ जाएगा, तो PbI2 बनेगा लेड आयोडाइड, और वही पोटेशियम के पास नाइट्रेट आ जाएगा, बन जाएगा KNO3। अब इन्होंने बोला है बैलेंस बताने के लिए कि बैलेंस कौन सा है। तो आइए इसे बैलेंस कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे आयोडाइड यानी आयोडीन में आपके 2 एटम हैं, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या नोटिस किया आपने कि हमारे पास आयोडीन यहाँ पे 2 थे, तो रिएक्टेंट साइड में भी हमने 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया। वहीं पे पोटेशियम 2 हो गए और यहाँ पे पोटेशियम 1 है, तो हमने यहाँ पे भी क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। अब आप नोटिस करेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो ऑलमोस्ट बैलेंस हो गई। कैसे? देखिए कि 2 पोटेशियम, यहाँ पे भी 2 पोटेशियम, यहाँ पे 2 आयोडीन, यहाँ पे भी 2 आयोडीन, यहाँ 1 लेड, यहाँ पे भी 1 लेड, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी आपके जो 2 आगे लगा हुआ है, ये दोनों मिलके 2 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 3 2 जा 6 यानी 6, यहाँ पे भी 3 2 जा 6 यानी 6। तो अब देखते हैं ये कौन से आपके ऑप्शन में है। 2Ki, सबसे पहले देखिए 2Ki, उसके बाद PbNO3 और फिर PbI2, यहाँ पे PbI2 और लास्ट में 2KNO3। तो हमारा आंसर हो गया बी। आइए अब हम आज जो हमने लास्ट MCQ टाइप का क्वेश्चन ले रखा है ना, उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब एंड एडेड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन इट। ही ऑब्जर्व दैट एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैज फॉर्म्ड। और मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होते हैं वो प्रिसिपिटेट होते हैं, प्रिसिपिटेट। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है? नॉर्मली जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4, और इसमें इन्होंने मिक्स किया है बेरियम क्लोराइड BaCl2, और कह रहे हैं कि क्या एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना है, और इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी प्रिसिपिटेट जो बना है वो बेरियम सल्फेट का बनता है। और वहीं पे
सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है। यानी यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, सल्फेट बैरियम को मिल जाता है और क्लोराइड या क्लोरीन जो है वो इसको मिल जाता है। तो ये दोनों मिलके सोडियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट मिलके बैरियम, और ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। इसी की बात हो रही थी। तो क्या कहा था? द कलर एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो कलर क्या है? व्हाइट। फॉर्मूला क्या है? BSO4। आइए देखते हैं ऑप्शन में सी, व्हाइट अब के जो है BSO4। तो ये हो गया हमारा MCQ का लास्ट क्वेश्चन। आइए अब हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है असर्शन रीजन। अब आपके मन में पहले तो ये डाउट आएगा, जो अभी तक सही से नहीं जिन्होंने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, कि आखिर ये असर्शन है रीजन होता क्या है। तो असर्शन एक स्टेटमेंट होता है और रीजन भी अगेन एक स्टेटमेंट होता है। बस असर्शन में जो बात कही गई होती है, रीजन में ऐसा देखा जाता है कि होना चाहिए आपके उसी स्टेटमेंट का रीजन, लेकिन आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं ये देखने के लिए कि असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। दूसरा ऑप्शन दिया जाता है कि असर्शन रीजन वाले दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन वो रीजन जो है वो असर्शन वाले स्टेटमेंट का रीजन नहीं होता, बल्कि किसी और स्टेटमेंट का रीजन होता है। वहीं थर्ड ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है कि असर्शन सही है, यानी असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है और रीजन वाला स्टेटमेंट गलत है। वहीं फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिलता है कि असर्शन वाला स्टेटमेंट गलत और रीजन वाला स्टेटमेंट सही है। तो आइए अब इसके क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो असर्शन के स्टेटमेंट के नाम पे दिया हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होता है, जो कि हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है। तो यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और फिर स्प्लिट होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है जो असर्शन में दिया हुआ है। वही रीजन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और हम कह सकते हैं कि रीजन के नाम पे जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए एक्सोथर्मिक है, यानी जिसमें एनर्जी या हीट रिलीज हो एक्सोथर्मिक होता है। तो यानी दोनों सही है। लेकिन अगर आप बात करेंगे रीजन वाले स्टेटमेंट की, तो ये ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यानी असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो आपका कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा? तो सिंपली बोलेंगे बी, जिसमें बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आपके पहले का आंसर हो गया बी। ठीक है। वहीं पे अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, यानी हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होता है जब जिंक रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से। तो यहाँ पे रीजन वाले स्टेटमेंट में दिया है नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं तो नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी रिएक्शन के अंदर वो ऑक्सीजन देके जो आपके दूसरा रिएक्टेंट होता है उसे ऑक्सीडाइज कर देता है, और क्योंकि खुद से ऑक्सीजन को रिलीज करता है तो खुद रिड्यूस हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे जो हमें रीजन के नाम पे स्टेटमेंट दिया है कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन को, और किस में कर देता है? वाटर में, और खुद रिड्यूस हो जाता है। तो ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी दोनों के दोनों सही हैं और जो अपना रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो यानी हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दूसरे का आंसर हो गया हमारा ये ए ऑप्शन। वहीं पे थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो असर्शन के नाम पे दिया हुआ है फॉलोइंग इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। तो जब भी आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन होती है, स्टीम क्या है? वाटर का गैसेस फॉर्म में, जिसमें बहुत ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। वहीं पे आपके जब ये रिएक्ट होता है तो Fe3O4 Fe3O4 प्लस जो है हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यानी रिएक्शन तो बिल्कुल सही है और इसकी बैलेंसिंग भी सही की हुई है। तो असर्शन जो है बिल्कुल सही। वहीं पे अगर रीजन की बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड फॉर द केमिकल इक्वेशन। और आपको पता है जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड करते ही हैं। तो यानी दोनों जो है असर्शन और रीजन वाले स्टेटमेंट सही हैं,
और जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो अगेन इसका आंसर हो गया आपका थर्ड वाले का भी क्या, आपके बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आइए फोर्थ की बात करते हैं। तो असर्शन के नाम पे दिया हुआ है इन द फॉलोइंग रिएक्शन ZnO प्लस सी, आपके यानी कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन रिएक्ट करते हैं, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसके इक्वेशन को थोड़ा सही से दिखा देता हूँ। देखो जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन, जब ये रिएक्ट होते हैं तो जिंक जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन इससे चला गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। तो ये आपकी जो है इक्वेशन हो गई। अब इसमें बोला गया है कि ZnO अंडरगो रिडक्शन, और आप देख रहे हैं कि इसके पास ऑक्सीजन था और अब जो है इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यानी ये रिड्यूस हुआ है। तो असर्शन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वहीं पे रीजन की बात करें, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस ZnO टू Zn, और कहा गया है रीजन के नाम पे कि जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और आपको पता होना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं, जो ऑक्सीजन को ले ले या फिर आपके जो है हाइड्रोजन को दे दे, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे आप देखोगे तो कार्बन ही वो हमारा सब्सटेंस है जिसने ऑक्सीजन को लेके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। तो कार्बन ने ऑक्सीजन को लिया यानी जिंक को रिड्यूस किया, इसीलिए क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यानी कि दोनों असर्शन और रीजन जो है करेक्ट है, और वहीं पे रीजन वाला स्टेटमेंट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं असर्शन को। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका आंसर भी हो गया बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वहीं पे फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो असर्शन है रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन होती है क्विक लाइम की वाटर के साथ वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आइए इसकी एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। क्विक लाइम कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को, और इसकी जो वाटर के साथ रिएक्शन होती है उसमें जो है स्लेक्ड लाइम बनता है CaOH का ट्वाइस, और साथ में हीट प्रोड्यूस होता है। और मैंने आपको बताया था ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो पहला वाला जो असर्शन या पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। वहीं पे अगर मैं रीजन की बात करूं, क्विक लाइम रिएक्ट वाइग्रसली विद वाटर रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और आप देख रहे हैं कि जो क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड है वाटर के साथ जो है क्या करता है, वाइग्रसली रिएक्ट करता है, यानी बहुत फास्टली करता है और हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो यानी इसीलिए एक्सोथर्मिक हो गया। यानी असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। यानी अगेन जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका भी आंसर जो है ए ऑप्शन होगा, यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ से क्या पता चला, पहले वाले को छोड़ दे जिसका आंसर बी ऑप्शन था, उसके अलावा जो 2, 3, 4, 5 है इन सब का आंसर क्या है, ए, जिसमें दोनों सही होते हैं और वहीं पे आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने जो अपना सेकंड सेगमेंट जो कि असर्शन रीजन था वो भी कंप्लीट कर लिया। आइए अब हम अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है केस स्टडी। और पिछले कुछ सालों में केस स्टडी के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और बच्चे कई बार नहीं समझने की वजह से इसे गलत करते हैं। तो हमने वही केस स्टडी के क्वेश्चन लिए जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं। तो आइए अपने फर्स्ट केस स्टडी के क्वेश्चन को देखते हैं। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन। 1 से लेके 1.5 तक जो है 5 क्वेश्चन है, इसमें से आपको कोई 4 करने हैं, यानी क्वेश्चन आपको 4 मार्क के देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोई 4 करना होता है हमें। तो यहाँ पे देखिए, मार्बल पॉपुलैरिटी बिगेन इन एंशिएंट रोम एंड ग्रीस, यानी मार्बल की पॉपुलैरिटी जो है रोम और ग्रीस में जो है देखा गया था। वेयर व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट मार्बल वर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम हैंड हेल्ड स्कल्पचर टू मैसिव पिलर्स एंड बिल्डिंग्स, यानी कहा गया मार्बल बहुत पहले से रोम और ग्रीस से पॉपुलर हुए और इससे जो है व्हाइट और ऑफ व्हाइट के अब मॉन्यूमेंट्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, ये सब देखने को मिले। अब यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, एक क्या दे दिया, पैराग्राफ दे दिया जिसमें थोड़ी सी आपको डिटेल दे दी गई है कि किस बारे में क्वेश्चन होगा। अब इसी को देखते हुए हमें जो आगे के क्वेश्चन है इनके आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन CaCO3, यानी इनमें से कौन से ऑप्शन में CaCO3 नहीं होगा। CaCO3 की बात करूं तो इसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, ठीक है,
और मार्बल इसी के बने होते हैं। और यहाँ पे जो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। तो अगर मैं एक ही बात करूँ डोलोमाइट, तो डोलोमाइट जो होता है वो CaMgCO3, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। वहीं पे मार्बल स्टैचू की बात करूं तो मार्बल मैंने बता ही दिया है CaCO3 से ही बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। वहीं पे कैल्सीन्ड जिप्सम की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, यानी जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो आप देख रहे होंगे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। वहीं पे सी सेल की बात करें तो वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो अब आप खुद ही आंसर समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमारा आंसर हो गया सी, कैल्सीन्ड जिप्सम। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है बल्कि कैल्शियम सल्फेट है, और वाटर क्रिस्टलाइजेशन है वो भी 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1.2 स्टूडेंट एडेड 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन रिजिड कंटेनर, सेक्योर्ड इट टाइटली एंड स्टार्टेड टू हीट इट। यानी स्टूडेंट ने ऐड किया 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी रिजिड कंटेनर में, और फिर टाइटली उसे जो है क्या किया, बंद कर दिया और गर्म करना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम एन इंक्रीज इन प्रेशर वाज ऑब्जर्व्ड, और कुछ समय बाद जो प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। द प्रेशर रीडिंग वाज देन नोटेड एट इंटरवल ऑफ 5 मिनट, और 5 मिनट पे जो है वो टाइम इंटरवल को नोट किया गया और उसे प्लॉट कर दिया गया प्रेशर को टाइम के अगेंस्ट में। और ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये जो आपको दिख रहा है ये प्रेशर है, और यहाँ 5 मिनट में जो है नोट किया गया किसको, टाइम को, और फिर आपके प्रेशर वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट कर दिया गया। अब क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग विच टाइम इंटरवल डिड मैक्सिमम डिकम्पोजिशन टुक प्लेस, यानी किस समय पे मैक्सिमम डिकम्पोजिशन हुई होगी। तो यहाँ पे रिएक्शन याद रखना कि जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। तो इसी ये जो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन हो गया, क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट हो रहा है 2 प्रोडक्ट में, या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में जब होते हैं तो डिकम्पोजिशन कहलाता है। और यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो आपका फर्स्ट 5 मिनट है, इसको देखो यहाँ पे एकदम रैपिड स्पाइक आया है, यानी प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ा है। तो यहीं पे हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम डिकम्पोजिशन हुई होगी। तो आप क्या नोटिस करोगे, 0 से लेके 5 मिनट के बीच में। तो आइए यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं डी, 0 to 5 मिनट। यहाँ पे आपको ग्राफ में स्पाइक दिखा, यानी मैक्सिमम डिकम्पोजिशन हुई है। तो 1.3 की बात करते हैं। गैस ए ऑब्टेन्ड अबव is a reactant for a very important biochemical process which occur in the presence of sunlight, यानी गैस ए जो प्रोड्यूस हुआ है, ऊपर आपके जो बताया गया है रिएक्शन, उसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस का रिएक्टेंट बनता है, और वो प्रोसेस होती है सनलाइट के प्रेजेंस में। अगर आइडेंटिफाइड द नेम ऑफ द प्रोसेस, यानी उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो आप लोगों ने खुद भी गैस कर लिया होगा। अभी मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी थी, कौन सा गैस प्रोड्यूस हुआ, CO2, यानी गैस ए क्या है, CO2 है। और CO2 के प्रेजेंस में जो है, लाइट के प्रेजेंस में, CO2 के प्रेजेंस में प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है बी, फोटोसिंथेसिस। अगर इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, CO2 ठीक है प्लस H2O, और वहीं पे सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O ये बनता है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कौन सी प्रोसेस में CO2 जो है रिएक्टेंट बनता है, लाइट के प्रेजेंस में वो प्रोसेस होती हो, तो यहाँ पे आप बोलोगे बी, फोटोसिंथेसिस। आइए बात करते हैं 1.4 की। तो मार्बल स्टैचू आर कोरोडेड और स्टेन्ड व्हेन दे रिपीटेडली कम इनटू कांटेक्ट विद पॉल्यूटेड रेन वाटर, यानी कि जो मार्बल के स्टैचूज होते हैं वो कोरोड होने लगते हैं जब वो बार बार कांटेक्ट में आते हैं या एक्सपोजर में आते हैं, किसके, रेन वाटर के। तो आइडेंटिफाई द मेन रीजन, तो आखिर ये रेन के कांटेक्ट में आने से क्यों कोरोड होते हैं, इसका मेन रीजन क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर का नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। और एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंस होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इन चीजों के प्रेजेंट होने से रेन वाटर में उसका क्या होता है, नेचर एसिडिक होता है।
तो वहीं पे आपके देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कि वो जो रेन वाटर होता है वो कैसे नेचर का होता है, एसिडिक, और इस वजह से जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी मार्बल से रिएक्ट करता है। ठीक है, वही बात करें 1.5 की, तो कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू कैल्शियम बाय हीटिंग विद सोडियम मेटल, विच कंपाउंड वुड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द अबव प्रोसेस। यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाता है सोडियम से, और आपके क्या सोडियम ऑक्साइड, और यहाँ पे जो है कैल्शियम बनता है। तो कहा गया इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम करता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, उसी ने अपना ऑक्सीजन जो है किसको दिया, अब सोडियम को दिया। तो जो ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीडेशन करवाता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन देखें तो डी, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था केस स्टडी का। तो सेकंड क्वेश्चन को देखें, तो रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 2.1 टू 2.5। अगेन ये सेकंड हमारा क्वेश्चन है केस स्टडी का। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन है, 4 करने होते हैं, लेकिन हम 5 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन MnO2 with HCl is depicted in the following diagram. It observed that a gas with bleaching abilities, यानी कि MnO2 जो है HCl के साथ रिएक्ट करता है, जो कि डायग्राम में दिख रहा है आपको, और देखा गया है कि जो गैस बनता है वो ब्लीचिंग एबिलिटी रखता है। ब्लीचिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कलर। क्या होता है, रिमूवल ऑफ कलर। तो रिमूवल ऑफ कलर की एबिलिटी रखता है। तो आइए अब 2.1 क्या है देखते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन MnO2 एंड HCl इज एग्जांपल ऑफ, यानी कि MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रिएक्शन है किसका एग्जांपल है। तो बिना सोचे हुए आप लगा देना रिडॉक्स रिएक्शन ऑप्शन, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि MnO2 जो है वो रिड्यूस होता है और HCl ऑक्सीडाइज होता है, और दोनों साथ में हो तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और इक्वेशन की बात करें तो ऐसा होगा रिएक्शन की बात करें तो ऐसा होगा MnO2 HCl के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, और यही ब्लीचिंग एबिलिटी वाला गैस होता है जिसमें ब्लीचिंग एबिलिटी होती है। तो बात करते हैं हम 2.2 क्वेश्चन की, यानी क्लोरीन गैस रिएक्ट विथ, यहाँ पे दिया हुआ किससे रिएक्ट करेगा, टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो CaOH का ट्वाइस, और ये भी आपके ड्राई होना चाहिए। जब Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर जो है वो बनता है, और ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो आपने क्या देखा, क्लोरीन के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है जो ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है, यानी यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर भी पीछे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राई CaOH का ट्वाइस, तो अगर मैं देखूँ ऑप्शन में तो ए, ड्राई CaOH का ट्वाइस जो है हमारा आंसर हो गया। तो 2.3 ए ऑप्शन जो है, यहाँ पे ए नहीं डला है, तो देखिए ये हमारा ए ऑप्शन है। MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस वेयर एज HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। और बी ऑप्शन की बात करें तो बी है, ये सी है और ये डी है। तो बी की बात करें तो MnO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड वेयर HCl इज गेटिंग रिड्यूस। और सी की बात करें तो MnO2 एंड HCl बोथ आर गेटिंग रिड्यूस। और डी की बात करें तो MnO2 एंड HCl बोथ आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। और ऐसा होता ही नहीं है रिडॉक्स रिएक्शन में कि दोनों रिड्यूस और दोनों ऑक्सीडाइज हो रही हो। तो हमारा जो आंसर हो सकता है वो ए बी में से कोई हो सकता है। और ये रिएक्शन हमने इसी वीडियो में पहले देखी है, तो हमें पता है कि इस रिएक्शन में MnO2 जो है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि इससे O जो है रिमूव होता है या लॉस होता है, और वहीं HCl में आपके H को ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीडाइज होता है। यानी हमारा आंसर हो गया ए, ठीक है। वहीं 2.4 की बात करें तो इन द अबव डिस्कस्ड रिएक्शन व्हाट इज द नेचर ऑफ MnO2, यानी कि जो ऊपर दिया गया है आपके रिएक्शन उसमें MnO2 का क्या नेचर है। आप नोटिस कीजिए कि MnO2 यहाँ करके दिखा रहा हूँ, MnO2 HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, और आपको दिख रहा होगा कि इसमें MnCl2 प्लस जो है H2O और प्लस Cl2 बनता है। तो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है ये चीज, यानी हमारा मैग्नीज ऑक्साइड, और सॉल्ट वाटर दे रहा है। और हमें पता है एसिड के साथ क्या चीज रिएक्ट करती है, जो आपके सिंपली सॉल्ट और
वाटर दे सकती है। तो याद रखना बेसिक चीजें। तो यानी ऊपर जो रिएक्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके हमारा मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होगा। और वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, वो भी वीक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। अब आप कहोगे कि वीक एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, तो वीक एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके बेसिक नेचर भी शो कर देते हैं और बेस के साथ रिएक्ट करके एसिडिक नेचर भी शो कर देते हैं, यानी जो दोनों नेचर शो कर सकते हैं। तो मैग्नीज ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। लेकिन इस रिएक्शन में जो ऊपर दिया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, इसमें हम कह सकते हैं एसिड के साथ रिएक्ट होकर बेसिक नेचर शो कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा हो गया कि बेसिक ऑक्साइड है। वहीं 2.5 की बात करें, व्हाट विल हैपन इफ वी टेक ड्राई HCl गैस इंस्टेड ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। यानी अगर हम ड्राई HCl गैस ले लेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl के जगह पे तो क्या होगा। तो आपको याद रखना कि HCl या किसी भी एसिड को अपना एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर चाहिए होता है। और यहाँ पे जब ड्राई HCl होगा तो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है रिएक्शन नहीं होगी। तो हमारा आंसर हो गया बी, रिएक्शन विल नॉट अकर। तो अब हमने कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए इस सेगमेंट में और 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव लेवल पे देखें तो इसे जरूर जो है करके जाना। तो आइए, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन को होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए और राइट एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो आपको याद रखना है सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में स्प्लिट होना, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो कंडीशन हमारी हो गई, ठीक है, कंडीशन हो गई अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, यानी सनलाइट होगा तो ये रिएक्शन होती है और तब ये स्प्लिट होता है, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में। और राइट एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन, यानी ये कहाँ पे जो है यूज में आता है, यानी इसका एप्लीकेशन क्या है। तो बहुत सिंपल तरीके से बोलूं तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है, ये भी याद रख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। वहीं अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। तो ये आपके एनसीईआरटी का इक्वेशन है और थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर आता है, यानी हीट के प्रेजेंस में स्प्लिट होता है। तो फेरस सल्फेट हीट के प्रेजेंस में स्प्लिट होगा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में। तो दोनों ब्लैंक में SO2 और SO3 आप भर देना। और ये कोई आपके नहीं, आपके कहीं पे रिटर्न है कि SO3 पहले आएगा SO2 बाद में आएगा, कोई भी चीज कहीं पे भी भर सकते हैं। वहीं बी की बात करें, व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, यानी क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो अभी हमने वीडियो में पीछे देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ वाइग्रसली रिएक्ट करता है और जो है सिंपली स्लेक्टलाइम बनाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। तो यानी कि हमारे बी का आंसर आपके हो गया ये कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ वाइग्रसली रिएक्ट करके स्लेक्ट लाइम और हीट बनाता है। स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थे हमारे 2 मार्कर। तो अब कुछ 3 मार्कर क्वेश्चंस को देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। Write an equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देनी होती है। जो हीट के फॉर्म में जब देते हैं तो ऐसे डिकम्पोजिशन को थर्मल डिकम्पोजिशन, वही लाइट के फॉर्म में देते हैं तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। और क्या है, तीनों का एक एग्जाम्पल देना है। तो बहुत सिंपल है, अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे वाटर का, यानी H2O को इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो वहां पे आपको स्प्लिट होता हुआ दिख जाएगा H2O2 में। तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होता है। वहीं पे आप सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के एक्सपोजर में रखोगे, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में, तो वहां पे आपको ये दिखेगा स्प्लिट होकर सिल्वर और ब्रोमीन बनता हुआ। अगर आप बैलेंस करने जाओगे तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं क्या 2 और यहाँ पे 2 लगा देना, बैलेंस हो गया।
वहीं अगर इसको बैलेंस करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे 2 लगाना है और यहाँ पे 2 लगाना है, तो बैलेंस भी हो गया। और अगर बात करें जो सिंपली हीट के प्रेजेंस में होता है, तो अभी कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाता है, और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। कैल्शियम दोनों तरफ 1 है, कार्बन दोनों तरफ 1 है और ऑक्सीजन दोनों तरफ 3 है। आप काउंट कर सकते हैं, 1 और 2 3 है, ठीक है। और वहीं पे साइड तो 3 दिख ही रहा होगा। तो ये हो गया हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है, ये हो गया जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, और ये हो गया जो हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखें तो इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यानी ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है ना, यही इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। तो नेम द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। यानी अगर मैं आपको एक सेटअप दिखाऊं तो ये हमारा सेटअप है जिसमें एक रॉड जो डालेंगे उसे हम कैथोड कह देंगे और जो दूसरा डालेंगे उसे एनोड कह देंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि कैथोड क्या होता है, तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। वही एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। तो कहा गया है कि कौन सा गैस कलेक्ट होगा कैथोड पे और कौन सा एनोड पे। तो अगर हम वाटर का देखें डिकम्पोजिशन, तो हाइड्रोजन, और पता होना चाहिए हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन जो है नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। तो पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होगा सिंपली नेगेटिव पे। तो कैथोड पे आपको दिखाई देगा, तो कैथोड क्या है? नेगेटिव है, तो इस पे दिखाई देगा पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन। वही एनोड जो कि खुद क्या है? आपके सिंपली पॉजिटिव है, तो उस पे आपके नेगेटिव दिखाई देगा यानी ऑक्सीजन दिखाई देगा। तो क्या आप जानते हैं अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। वहीं पे ए का हो गया कि कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। अब बी पे आते हैं। Why is volume of gas collected at one electrode double than that of the other? Name this gas। यानी कि क्यों जो वॉल्यूम होता है गैस का कलेक्ट होता है इलेक्ट्रोड पे, वो डबल होता है दूसरे से। तो आपको याद रखना है वाटर का जब आप फॉर्मूला देखते हैं तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम देखने को मिलता है, ऑक्सीजन का 1 एटम, और इनके वॉल्यूम के रेशियो की बात करें तो 2:1 होता है। वॉल्यूम की मास के रेशियो की बात करें तो 1:8 होता है, लेकिन वॉल्यूम 2:1, क्योंकि 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का होता है। तो अगर इसको फॉलो करें तो हम कह सकते हैं, क्योंकि 2 एटम क्या हैं, यहाँ पे आप बता सकते हो 2 एटम सिंपली हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है, इसीलिए आपको गैस जो है वो डबल देखने को मिलता है दूसरे इलेक्ट्रोड से। वहीं पे कहा गया नेम दिस गैस, जो डबल दिखता है वो कौन सा गैस है। तो अभी मैंने बताया जो डबल दिखता है कौन सा गैस है, हाइड्रोजन, ठीक है। और थर्ड बहुत सिंपल दे दिया है, हाउ विल यू टेस्ट दिस गैस, यानी जो हाइड्रोजन गैस है जो डबल कलेक्ट होता है उसको कंफर्म करने का टेस्ट क्या है। तो आपको याद रखना है पॉप साउंड टेस्ट। अब आप कहेंगे पॉप साउंड टेस्ट क्या होता है, तो बेसिकली जब बर्निंग कैंडल हम टेस्ट ट्यूब के ऊपर ले जाएंगे जिससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो जलेगा पॉप साउंड प्रोड्यूस करके, इसी को कहते हैं पॉप साउंड टेस्ट। और ये हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करने वाला टेस्ट होता है। तो जैसा कि मैंने बात किया कि हाइड्रोजन को कंफर्म करने का टेस्ट पॉप साउंड टेस्ट होता है, तो इसका ऑलरेडी हमने शॉर्ट बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन की कुछ, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी नीचे जो दिए गए हैं इनका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो एक काम करते हैं, मैं जो है आपको इक्वेशन लिख के दे देता हूं और आप लोग प्रैक्टिस में जो है इसको बैलेंस करके देखना और उसके बाद कमेंट में जरूर बताना कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या रहा किसका, ठीक है। तो अगर इसकी इक्वेशन की बात करें तो NaOH जो है, ठीक है, वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और इसे जब हम हीट करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे बेस की रिएक्शन हो रही है मेटल के साथ, और आपको पता है क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पे अगर सॉल्ट की बात करें तो सोडियम जिंकेट बनेगा Na2ZnO2, और साथ में जो है हमें पता है हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये इसकी केमिकल इक्वेशन हो गई। बात करते हैं बी की, तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, यानी एक्सेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा किससे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ लाइम वाटर, इसकी इक्वेशन होगी CaOH का ट्वाइस, ये हमारा लाइम वाटर होता है। इससे जब CO2 पास होता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट
जो वाइट पीपीटी होता है, ठीक है, जिसकी वजह से मिल्की वाइट कलर आता है, और वहीं पे साथ में H2O। लेकिन जब एक्सेस कहेंगे तो एक्सेस में जो है CaCO3 ऑलरेडी बन गया था और H2O बन गया था। एक्सेस का मतलब और CO2 पास कर रहे हैं, बनने के बाद भी CO2 पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, तो ये याद रख लेना। तो यानी नॉर्मल अगर हम क्या लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो मिल्की वाइट हो जाएगा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और जब एक्सेस पास करेंगे तो वही मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाता है क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, यानी CaHCO3 का ट्वाइस बनता है। इसे कहते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है, इसको बैलेंस करना है। वहीं पे C, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट, यानी जब हम आपके सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4 होता है उसमें आपके क्या डालेंगे, सिंपली सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो पता है कैसी रिएक्शन हो गई, एसिड की जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है, और ऐसी रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आप ऐसे ही लिख दीजिए, और सॉल्ट बनाने की एक निंजा टेक्निक है कि आपको जो मेटल कार्बोनेट है उसका मेटल लेना है और जो आपके नॉन हाइड्रोजन वाला पार्ट होता है एसिड का वो लेना है, इन दोनों को जोड़ देना है, तो NaSO4 या आप कह सकते हैं Na2SO4। तो ये हो गया, तो आपकी इक्वेशन हो गई H2SO4 प्लस Na2CO3 जो कि मिलके बनाएगा Na2SO4 CO2 और H2O। आइए बात करते हैं सेकेंड लास्ट आपके पार्ट की, तो जिसमें आपके एग सेल इज ड्रॉप्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी जब एग सेल को ड्रॉप्ड करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसकी इक्वेशन बतानी है। तो पहले चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, काफी कुछ हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब जो है अगर मैं बात करूं एग सेल को ड्रॉप्ड कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो एग सेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का और उसे हम आपके किस में ड्रॉप कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो पता है कैसी रिएक्शन हो गई, जो अभी हमने पीछे की थी, यानी एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो गई, और आपको पता है क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। और सॉल्ट बनाने की निंजा टेक्निक बताई थी, क्या था कि हम जो है एसिड का नॉन आपके हाइड्रोजन वाला पार्ट लेंगे और मेटल कार्बोनेट का मेटल लेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बनेगा बताइए, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो फ्री की तरह समझ लीजिए, जो कि साथ में बनता ही है। आइए अब लास्ट की बात करते हैं, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि कॉपर जो ऑक्साइड है ये आपके रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ये मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है एसिड के साथ, और मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, तो बेसिक चीज एसिड से रिएक्ट करेगी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और बनेगा सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे जो है हमारा CuCl2 और प्लस जो है वाटर बनेगा। अब आप कहेंगे सर कॉपर क्लोराइड कैसे बना, तो अभी मैंने सिखाया था कि मेटल ऑक्साइड हो, मेटल कार्बोनेट हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, मेटल उठाओ और एसिड के नॉन आपके जो हाइड्रोजन वाले पार्ट से जोड़ दो, तो CuCl से जोड़ो, CuCl2 और H2O बन जाएगा। तो अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिफाइन ईच ऑफ देम, यानी कि आपको सिंपल इसमें बताना है कि ये जो आपको नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं ये कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शन है, और उन आपके केमिकल रिएक्शन को आपको क्या करना है, डिफाइन भी करना है। डाइजेशन इन आवर बॉडी, तो अगर मैं बात करूं डाइजेशन जो होती है ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलर बनना, यानी स्प्लिट होके 2 या 3 प्रोडक्ट बनना, और ऐसी रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो पहला जो हमारा हो गया वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मैं ओरली बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, आप ऐसे ही समझ लीजिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और कह सकते हैं सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वहीं पे अब बात करते हैं बी, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो हमें पता है कि Fe जो होता है वो किसके साथ, सिंपली O2 और H2O के साथ रिएक्ट करके जो है बनाता है रस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रस्ट बनाता है। तो आपको नहीं लगता 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, और ऐसे रिएक्शन को केमिस्ट्री में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
और कोई पूछेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और वहीं पे इसको आप ऑक्सीडेशन का एग्जांपल भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा है और यहाँ पे आपको ऑक्साइड मिल रहा है आयरन का। IFC की बात करते हैं, हीटिंग ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एल्युमिनियम पाउडर, यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, वो एल्युमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा या आप खुद भी समझ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, Mn ऐसे ही रह जाएगा और यहाँ पे Al2O3 बनेगा, यानी एल्युमिनियम ने डिस्प्लेस कर दिया किसको? मैग्नीज को। तो ये कौन सा टाइप का रिएक्शन हो गया? सिंपली बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब आप पूछेंगे या आप सोचेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल लेस रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, जैसा कि इसमें एल्युमिनियम ने मैग्नीज को मैग्नीज ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर दिया है। तो अब बात करते हैं डी की। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपीयर व्हेन आयरन फिलिंग आर एडेड टू इट, यानी कि कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, उसमें जब हम ऐड करेंगे आयरन फिलिंग यानी Fe, तो इसका ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। तो सिंपली आयरन या फेरस सल्फेट बन जाएगा और वहीं पे कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। इस वजह से ब्लू कलर जो है डिसअपीयर हो जाता है, या कहीं थोड़ा ग्रीनिश कलर आ जाता है फेरस सल्फेट के बनने की वजह से। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये किसका एग्जाम्पल हो गया या ये कौन से टाइप का रिएक्शन हो गया, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैंने आपको क्या डेफिनेशन बता ही दिया कि द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल, जो कि यहाँ पे क्या है? आयरन है, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल और एलिमेंट जो कि कॉपर था फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यहाँ पे देख रहे हो डिस्प्लेस हो गया। वहीं पे बात करते हैं ई की। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ऐड किया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। ये बेसिकली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है और साथ में सॉल्ट और वाटर बनता है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। और रिएक्शन की अगर बात करें तो बहुत सिंपल है, HCl है अपना, ठीक है, यहाँ पे देखो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, और इसकी रिएक्शन हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड से यानी NaOH से। और इसमें आपको अभी मैंने बताया था सॉल्ट बनाने की निंजा टेक्निक क्या होती है कि जहां पे मेटल मिले वहां से मेटल को पकड़ो और सिंपली उसे एसिड के नॉन हाइड्रोजन वाले पार्ट से जोड़ दो। तो बताओ क्या बनेगा? NaCl, और आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो साथ में क्या बनेगा? वाटर, और जैसा कि आपको क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो और ये पता है कैसी रिएक्शन है? ये जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, यानी जो घर में हम यूज करते हैं सॉल्ट, उसको बनाने की ये रिएक्शन है। इसके ऊपर भी हमने सॉल्ट बनाया हुआ है, आप जाके जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके मिड टर्म में आपकी काफी हेल्प करेंगे, और इसे करके आप जाते हैं तो आपको जरूर बेनिफिट देखने को मिलेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी ऐसे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिड टर्म तक आती रहेगी, जो आपके लिए काफ़ी आपके बेनिफिशियल होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।